स्वागत है दोस्तों। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। इसके पहले हमने जो 6 भाग अब तक आपके लिए लेकर के यहाँ उपस्थित हुए, उन सभी में हिंदी साहित्य के बहुत महत्वपूर्ण और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण व्याख्याएं भी हमने जो नोट्स में दी हुई हैं वो आपने पढ़ा। उम्मीद है आपके लिए वो काफ़ी उपयोगी रहा होगा और बहुत सारे प्रश्न नए रहे होंगे। उसी श्रृंखला में यह वीडियो भी आपके समक्ष है। ये सारे प्रश्न खड़ी बोली हिंदी, फोर्ट विलियम कॉलेज और खड़ी बोली हिंदी के विकास से जुड़े हुए प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है इस श्रेणी में, खड़ी बोली हिंदी शब्द सबसे पहले किस संस्थान के द्वारा प्रयोग किया गया? ऑप्शन: थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, हिंदू संहिता, रामकृष्ण मिशन, फोर्ट विलियम कॉलेज। तो इसका जो सही उत्तर है फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज ही वह संस्था थी जहां से खड़ी बोली हिंदी शब्द के प्रयोग की बात सामने आती है। अब देखिए, हम यहाँ पे दो महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं कि खड़ी बोली हिंदी शब्द फोर्ट विलियम कॉलेज की टकसाल से निकला है, यानी फोर्ट विलियम कॉलेज ही वह जगह थी जहाँ से परिनिष्ठित हिंदी के लिए खड़ी बोली शब्द का इस्तेमाल किया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में हुई। आगे हम देखेंगे कि किस तिथि को हुई है, वो उसके डिटेल में भी हम अगले प्रश्न में देखेंगे। आगे देखें, इसी में गिलक्राइस्ट ने व्यापक भूभाग में प्रयोग की जाने वाली भाषा को, भारत के व्यापक भूभाग में प्रयोग की जाने वाली भाषा को खड़ी बोली नाम दिया। यानी गिलक्राइस्ट पहला व्यक्ति था जिसने व्यापक भूभाग में बोली जाने वाली भाषा को खड़ी बोली नाम दिया। ये कैलाश चंद्र भाटिया, जिनकी हिंदी भाषा नाम से महत्वपूर्ण पुस्तक है जो अलग अलग आयोगों में भी लगाई गई है, उसमें ये बात लिखी गई है। ठीक, अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक सुविधा के लिए किस अधिकारी ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रशासनिक सुविधा बनी रहे उसके लिए कुछ जो अलग अलग संस्थाएं स्थापित की जा रही थी, उनमें फोर्ट विलियम कॉलेज भी था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस अधिकारी ने की? ऑप्शन: गार्सा दत्तासी, जॉन गिलक्राइस्ट, ग्रियर्सन और लल्लू लाल। तो इसका जो सही उत्तर है, दरअसल इन सभी नामों में, जैसे गार्सा दत्तासी, जॉन गिलक्राइस्ट, ग्रियर्सन और लल्लू लाल, इन सभी को देखने पे लगेगा कि इनमें से कोई तो है जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया होगा जिसने, लेकिन इनमें से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना में अपना सहयोग दिया हो। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन में नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी मार्किस वेलेल्जली द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 4 मई सन 1800 ईस्वी को की गई। हमने ऑप्शन में जो नाम दिए हैं, ये नाम ऐसे हैं कि गार्सा दत्तासी का नाम, जॉन गिलक्राइस्ट का नाम, ग्रियर्सन का नाम और लल्लू लाल का नाम आप अलग अलग जगहों पे कई बार चर्चाओं में सुने होंगे। तो ये आप इनमें से किसी एक का चुनाव कर लेंगे, लेकिन इसका जो सही उत्तर है मार्किस वेलेल्जली है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और 4 मई सन 1800 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई है, ध्यान रखना है। इसी फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट की नियुक्ति अध्यापक के तौर पर की गई। कब? 1 नवंबर 1800 ईस्वी को, और वे जनवरी 1804 तक, यानी 4 साल लगभग यहाँ पर अध्यापन करते रहे। अब देखिए, ऊपर हमने बताया कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई? 4 मई 1800 को, और गिलक्राइस्ट कब आते हैं? 1 नवंबर सन 1800 को, यानी लगभग 4-5 महीने बाद गिलक्राइस्ट इसमें आते हैं और सन 1804 ईस्वी तक यहाँ अध्यापन कार्य करते रहते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज से कौन सा जोड़ा संबद्ध था? ऑप्शन: लल्लू लाल और इंशाअल्लाह खां, सदा सुखलाल और गिलक्राइस्ट, सदल मिश्र और इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। तो इसका जो सही उत्तर है लल्लू लाल और सदल मिश्र। बाकी इंशाअल्लाह खां और सदा सुखलाल का नाम भी आता है, लेकिन वो फोर्ट विलियम कॉलेज से बाहर खड़ी बोली हिंदी के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर रह करके खड़ी बोली हिंदी गद्य के विकास के लिए लल्लू लाल और सदल मिश्र काम कर रहे थे। लल्लू लाल की रचना प्रसिद्ध है प्रेम सागर, और सदल मिश्र जी की प्रसिद्ध है नासिकेतोपाख्यान। ये दोनों भी आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इस तरह के सभी प्रैक्टिस सेट आपको हिंदी भाषा से जुड़े हुए,
देवनागरी से जुड़े हुए या जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में उपयोगी होते हैं, हिंदी भाषा साहित्य पुरस्कार, भाषा विज्ञान, इन सभी से जुड़े हुए काव्यशास्त्र से भी हमारे इस हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में आपको मिल जाएंगे। आप प्रिंट और पीडीएफ जो भी आपको अनुकूल लगे वो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। काफ़ी उपयोगी होगा सभी परीक्षाओं के लिए, सभी आयोगों की परीक्षाओं को ध्यान में रख के ये बनाया गया है। अगला प्रश्न है, चंद छंद वर्णन की महिमा किस शासक के काल की रचना मानी जाती है? ऑप्शन बाबर कालीन, अकबर कालीन, हुमायूं कालीन, औरंगजेब कालीन। इसका जो सही उत्तर है अकबर कालीन। चंद छंद वर्णन की महिमा अकबर कालीन रचना मानी जाती है। इसके लेखक कविगंग हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। और बच्चन सिंह ने इस रचना को जाली ग्रंथ कहा है। उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए चंद छंद वर्णन की महिमा कविगंग ने लिखी। जब पृथ्वीराज रासो जाली साबित हुआ तो ये ग्रंथ भी जाली है। तो अब तक आप जानते आए हैं कि पृथ्वीराज रासो के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जाली ग्रंथ कहा, लेकिन बच्चन सिंह ने चंद छंद वर्णन की महिमा के लिए जाली ग्रंथ कहा है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रामाणिक पुस्तकों से बनाया गया तथ्य है, इसलिए विश्वसनीय है, आप इसे ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, सुरासुर निर्णय। सुरासुर निर्णय नामक निबंध के लेखक कौन हैं? सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां, मुंशी सदा सुखलाल, लल्लू लाल। तो इसका जो सही उत्तर है मुंशी सदा सुखलाल। सुरासुर निर्णय निबंध इन्हीं का है। अगला प्रश्न है, उदयभान चरित किस लेखक की कहानी है? तो संभवतः आप सभी जानते होंगे उदयभान चरित इंशाअल्लाह खां की कहानी है। और इसका एक नाम और है, रानी केतकी की कहानी। ये रचना उदयभान चरित रानी केतकी की कहानी के नाम से भी प्रसिद्ध है। और इसका समय जो माना जाता है वो बच्चन सिंह की पुस्तक में सन 1800 से 1808 के बीच माना जाता है। रानी केतकी की कहानी, उदयभान चरित। ठीक है, हमारा सारा प्रयास है कि आपके समक्ष कोई प्रश्न किस रूप में आ सकता है उसे हम दाएं बाएं हर तरीके से कोशिश करें समझने की, ताकि जब भी कोई प्रश्न ट्रिकी तरीके से आपसे किसी और भाषा में पूछ लिया जाए तो आप आसानी से कर सकें। उम्मीद है आपको हमारा यह प्रयास उपयोगी लगेगा, आपकी परीक्षाओं के लिए सार्थक सिद्ध होगा। और अगर इस दिशा में हमारा काम आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम फिर मिलते रहें इसी ऊर्जा के साथ। अगला प्रश्न है, इंशाअल्लाह खां की भाषा किस प्रकार की थी? ऑप्शन संस्कृतनिष्ठ, पूर्वीपन, राजस्थानी, हिंदी उर्दू मिश्रित, चटकीली, मुहावराश्रित भाषा। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। इंशाअल्लाह खां की जो भाषा थी वो हिंदी उर्दू मिश्रित, चटकीली, मुहावराश्रित भाषा थी। ठीक, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, बनारस अखबार पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, अंबिका दत्त व्यास, लल्लू लाल। इसका सही उत्तर है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये टाइपिंग मिस्टेक है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद बनारस अखबार के संपादक। इस पत्र की भाषा उर्दू रखी गई, लेकिन अक्षर देवनागरी के थे। दरअसल आप सभी जानते हैं कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हिंदी उर्दू मिलीजुली भाषा के पक्षधर थे। आम फहम भाषा जिसे कहा जाता है, वो आम फहम उर्दू संपन्न भाषा के पक्षधर थे। इन्हीं के विरोधी थे राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी भाषा के संस्कृतनिष्ठ रूप के पक्षधर थे। तो दोनों एक दूसरे के विरोधी थे, ध्यान रखना है इस बात को। ठीक, अगला प्रश्न है, हिंदी नए चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में भारतेंदु के किस निबंध में ये लिखा गया है? हिंदी नए चाल में ढली, सबसे पहले ध्यान रखना है हिंदी नए चाल में ढली भारतेंदु जी का कथन है। ऑप्शन भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है, वैष्णवता और भारतवर्ष, कालचक्र, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन। तो ये कालचक्र निबंध में लिखी गई बात है, हिंदी नए चाल में ढली सन 1873। इस पूरी बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादन का दायित्व श्याम सुंदर दास ने कब संभाला? सन 1900 में, 1901 में, 1903 में, 1915 में। इसका जो सही उत्तर है 1901 में। सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है वो श्याम सुंदर दास जी ने 1901 में संभाला। अब इसके बारे में और महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो हम देखते हैं कि सबसे पहले सन 1900 ईस्वी में चिंतामणि घोष ने इस पत्रिका की स्थापना की, यानी संस्थापक थे इस पत्रिका के
चिंतामणि घोष सन 1900 ईस्वी में, माफ़ कीजिएगा ये टाइपिंग त्रुटि है, सन 1900 ईस्वी में इसकी स्थापना किया किसने? चिंतामणि घोष जी ने। ठीक, आगे देखते हैं। सन 1901 में श्याम सुंदर दास जी इसके संपादक बने और सन 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके संपादक बने। तो इस तथ्य को ध्यान में रखिएगा। इसे हमने ये जो गलती है इसको सुधार लीजिए। सन 1900 हमें है और बाकी इन अलग अलग राइटरों को भी ध्यान में रखना है आपको। पहला प्रश्न है, ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनीरे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? ऑप्शन पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी। तो इसका जो सही उत्तर है प्रसाद जी की काव्य पंक्तियाँ हैं ये। ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रसाद जी की काव्य संग्रह लहर से उद्धृत की गई हैं। तो ये लहर काव्य संग्रह की पंक्तियाँ हैं, ध्यान रखिएगा। ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। अगला प्रश्न है, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे त्रस्त ध्वस्त हे शुष्क शीर्ण। यह काव्य पंक्ति किस लेखक की है? निराला, पंत, भवानी प्रसाद मिश्र, महादेवी वर्मा। तो इसका जो सही उत्तर है पंत जी की परिवर्तन कविता की ये पंक्तियां हैं। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे त्रस्त ध्वस्त हे शुष्क शीर्ण। तो ये जो है प्रकृति जिस तरह से परिवर्तन मांगती है और हर एक मौसम में अलग अलग तरीके के प्रकृति के नए नए रूप दिखाई पड़ते हैं, वो उसके माध्यम से परिवर्तन की जो एक आकांक्षा है, जो रूप है, उसे इस कविता में पंत जी प्रकट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेगी पीड़ा। पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन महादेवी वर्मा, पंत, हरिवंश राय बच्चन, निराला। तो इसका जो सही उत्तर है महादेवी वर्मा जी की ये पंक्तियां हैं। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेगी पीड़ा। तो ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, परीक्षाओं में कई बार पूछी जा चुकी हैं, इसलिए आप इन पंक्तियों को अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अचरज होत तुमहु सम गोरे बाजत कारे, तासों कारे कारे शब्दहु पर हैं वारे। यह पंक्ति किस कवि की है? अचरज होत तुमहु सम गोरे बाजत कारे। तो इसका जो सही उत्तर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। विलायत में दादा भाई नौरोजी को काले कहे जाने पर इन्होंने काले शब्द को लेकर बड़ी सरल और क्षोभपूर्ण कविता लिखी। उन्होंने बताया कि किस किस तरह से कालों की जो एक परंपरा रही है कि हमारे यहाँ श्री कृष्ण भी काले रहे हैं, और जो भ्रमरदूत में आप देखेंगे उद्धव की जो बौद्धिक क्षमता थी वो भी काले थे। तो इस तरह से कई सारे उदाहरण देकर उन्होंने बताया कि जो जिस शब्द को अपमानजनक कह रहे हो हमारे यहाँ वो बड़े गौरवशाली शब्द हैं। ये चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो इस पंक्ति को ध्यान रखिएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की है। दोस्तों, इस तरह के सभी प्रैक्टिस सेट और हिंदी साहित्य के इतिहास में जो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं, आजकल परीक्षाओं में वो पूछे जा रहे हैं, और नए परीक्षा के जो पैटर्न हैं उनमें तो कई बार नए नए प्रश्न तलाश करके दिए जा रहे हैं। इस तरह के सारे प्रश्न आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में उपलब्ध हैं और वो मिल जाएंगे। आप इसे PDF फॉर्म में या प्रिंट फॉर्म में भी हमारे इस नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। सारे प्रश्न घिसे घिसाए जो प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, जो बार बार पूछे जा रहे हैं प्रश्नों को पूछा जा रहा है, उससे अलग हटके हिंदी साहित्य के जो नए पैटर्न पे प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब हमने इसमें कलेक्ट किया हुआ है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि किस आलोचक ने कहा है? तो इसका जो सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मैथिली शरण गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। और किस रूप में कहा है उसे नीचे आप देख सकते हैं कि प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह, यानी पुराने के प्रति जो है वो पूजनीय भाव रखते हैं, और जो नया है, जो नई प्रवृत्तियां हैं, नया युग है, उसके प्रति उत्साह। दोनों में जो सामंजस्य बिठाने की कला है वो मैथिली शरण गुप्त में है, और शुक्ल जी उसी को लक्षित करते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी माघ नामक रचना के लेखक कौन है?
ऑप्शन लोचन प्रसाद पांडे, गिरधर शर्मा नवरत्न, रामचरित उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो इसका जो सही उत्तर है वह है गिरधर शर्मा नवरत्न। हिंदी माघ नामक रचना के लेखक गिरधर शर्मा नवरत्न जी हैं। इसके बारे में महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो ध्यान रखने लायक है कि माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का अनुवाद हिंदी माघ से उन्होंने 1928 ईस्वी में किया। अब देखिए ये जो है हमने हिंदी माघ जो रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक में दिया हुआ है, ये अनुदित रचना है। गिरधर शर्मा नवरत्न जी ने अनुवाद किया है और कहाँ से? माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का अनुवाद 1928 में किया। तो इसे ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में उन्होंने वीरों के चरित्र लेकर बोलचाल की कड़कड़ाती भाषा में जोशीली रचना की है। ये पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किस लेखक के लिए कही है कि वीरों के चरित्र को लेकर बोलचाल की कड़कड़ाती भाषा में जोशीली रचना की है? तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लाला भगवान दीन के लिए। ठीक है, अब इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो भी हम देख लेते हैं कि इनकी फुटकल कविताओं का संग्रह नवीन बीन या नदी में दीन नाम से है। ये शुक्ल जी लिखते हैं, लाला भगवान दीन का। इनके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये शब्द सागर के संपादकों में से एक थे। शब्द सागर की भूमिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1929 में लिखी, जो आगे चल कर के हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से अमर होता है। और हम और आप जानते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के। उस शब्द सागर के जो संपादक मंडल था उसमें भी लाला भगवान दीन थे, तो इसे ध्यान रखिएगा। इनकी अन्य रचनाएं लाला भगवान दीन की वीर छत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरत्न, ये इनकी रचनाएं भी हैं। ठीक, तो ये काफ़ी नया प्रश्न है। आप देखेंगे तो इस तरह के प्रश्न आपको जल्दी मिलेंगे नहीं और हमें अलर्ट रहना है। हिंदी साहित्य के इतिहास से किसी भी तरीके के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे प्रयास, हमारे वीडियोस और सारे कंटेंट अगर आपको बेहतर लगते हों, उपयोगी लगते हों, तो वीडियो को लाइक करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम किस दिशा में और प्रयास करें आपकी परीक्षाओं को लेकर के, वो भी आप हमें बता सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हम जुड़े रहें। अगला प्रश्न है, उन्होंने जीती जागती ब्रजभाषा ली है। देखिए ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है, उन्होंने जीती जागती ब्रजभाषा ली है। आचार्य शुक्ल ने यह कथन किस रचनाकार की भाषा के संदर्भ में लिखा है? ऑप्शन लाला भगवान दीन, रूप नारायण पांडे, सत्यनारायण कविरत्न, हरिऔध। तो इसका जो सही उत्तर है सत्यनारायण कविरत्न। उनके बारे में शुक्ल जी ने लिखा कि इन्होंने जीती जागती ब्रजभाषा ली है। और सत्यनारायण कविरत्न जी की महत्वपूर्ण रचनाएं प्रेमकली और भ्रमर दूत। ध्यान रखिएगा, हमने अपने पिछले वीडियोज़ में भी बताया है कि भ्रमर दूत, भ्रमर गीत तो सूरदास जी का है, लेकिन भ्रमर दूत सत्यनारायण कविरत्न जी का है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रिय छोड़ बंधन में छंदों की राह, गजगामिनी वह पथ तेरा संकीर्ण कंटका किरण। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसकी हैं? ऑप्शन हरिवंश राय बच्चन, रामदरस मिश्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत। प्रिय छोड़ बंधन में छंदों की राह, ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की काव्य पंक्तियाँ हैं। और जिस तरह से छंदों को छोड़ करके, छंदों के पथ को छोड़ करके उन्होंने मुक्त छंद की परंपरा का विकास किया, उसी को ये पंक्तियाँ दर्शाती हैं। तो ये निराला जी की काव्य पंक्ति है। आचार्य शुक्ल जी निराला जी के बारे में लिखते हैं कि बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। कभी भी परीक्षाओं में पूछे कि बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है, यह पंक्ति किस आलोचक ने कही है, तो आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है, दिनकर की पहली रचना कौन सी है? ऑप्शन उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, प्रणभंग। तो इसका जो सही उत्तर है प्रणभंग। प्रणभंग दिनकर जी की पहली रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है और यह एक प्रबंध काव्य है। ठीक है, रेणुका और हुंकार,
ये भी इनके काव्य संग्रह हैं। इसमें दिनकर जी के गीतों और कविताओं का संग्रह है। युवराज चुंडा किसका उपन्यास है? युवराज चुंडा किसका उपन्यास है? ऑप्शन वृंदावन लाल वर्मा, सुरेंद्र वर्मा, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा। देखिए हमने ऑप्शन जो लगाए हैं सारे वर्मा हैं और इनमें से कोई एक वर्मा है जो सही उत्तर है, तो आपको तलाशना है। इसका सही उत्तर है भगवती चरण वर्मा। युवराज चुंडा भगवती चरण वर्मा जी का एक छोटा उपन्यास है। ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं कि इनके अन्य जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे कहानी संग्रह की बात करें तो बहुत प्रसिद्ध है इंस्टॉलमेंट। 1937 में ये कहानी संग्रह भगवती चरण वर्मा जी का आया, इंस्टॉलमेंट। उसके बाद 1938 में दो बांके और मोर्चाबंदी। ये तीन इनके कहानी संग्रह हैं, आपको ध्यान रखना है। इंस्टॉलमेंट, दो बांके, मोर्चाबंदी। निबंध संग्रह भी इनका एक आता है हमारी उलझन नाम से, 1951 में। इन्होंने संस्मरण भी लिखे, तो संस्मरण वाला पिछला वीडियो हमारा आप देख लीजिएगा। कई सारे उसमें नए और अच्छे पूछे गए संस्मरणों की बात है। और यहाँ दो और ध्यान रखिएगा, ये सात और हम और अतीत के गर्त से 1979 में, ये दोनों भगवती चरण वर्मा जी के लिखे हुए संस्मरण है। ये सात और हम अतीत के गर्त से उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण भगवती चरण वर्मा जी ने लिखे हुए हैं और आप सभी ने पढ़ा होगा। फिर भी यहाँ ध्यान रखिए इनके नाम, पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा। इन सारे उपन्यासों से आप परिचित होंगे जिनमें चित्रलेखा और भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते बहुत प्रसिद्ध हैं, जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये हमने पहले प्रश्न के बहाने हमने भगवती चरण वर्मा जी की रचनाओं से परिचय प्राप्त किया। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम, अकाल पुरुष गांधी। अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक कौन थे? ऑप्शन यशपाल, जैनेंद्र, नेहरू, रेणु। इसका सही उत्तर है जैनेंद्र। अकाल पुरुष गांधी जीवनी है, जीवनी विधा की रचना है, ध्यान रखिएगा। और इस जीवनी के लेखक हैं जैनेंद्र जी। जैनेंद्र जी ने गांधी जी की जीवनी लिखी है इस नाम से, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए कि हमने नीचे जो डिटेल दिया हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, उसे आप ध्यान से देखिएगा। अकाल पुरुष गांधी 1968 में प्रकाशित हुई और जीवनी विधा की रचना है। अब हम देखेंगे 1968 में प्रकाशित और कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो इसी बहाने 1968 को आप तैयार कर लीजिए। राग दरबारी बहुत प्रसिद्ध रचना है श्रीलाल शुक्ल जी की 1968 में, और ये उपन्यास है। इसके अलावा न आने वाला कल, ये मोहन राकेश जी का उपन्यास है 1968 में ही। प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय जी का निबंध संग्रह है 1968 में। देखिए सारी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं और सारी की सारी 1968 में है। इनकी विधाओं में अंतर है, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे 1968 में ही साहित्यमुखी है दिनकर जी का, ये भी निबंध संग्रह है। 1968 में ही है कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह का, और ये आलोचना ग्रंथ है। तो हमने देखा कि अकाल पुरुष गांधी जैनेंद्र जी ने लिखा, 1968 में प्रकाशित हुई, और 1968 के बहाने हमने कई महत्वपूर्ण रचनाओं को भी देखा। उम्मीद है ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी रोचक होगा। अगला प्रश्न है, लोकवादी तुलसीदास पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन विश्वनाथ त्रिपाठी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त, रामविलास शर्मा। तो इसका जो सही उत्तर है, लोकवादी तुलसीदास विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा हुआ है। ठीक, अब तुलसीदास जी पर लिखी हुई हम 3 अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों को भी ध्यान दे लें इसी बहाने, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गोस्वामी तुलसीदास नाम से 1923 ईस्वी में पुस्तक लिखी। ठीक, माता प्रसाद गुप्त जी ने तुलसीदास नाम से जो तुलसीदास पर पुस्तक लिखी 1940 में, और रामविलास शर्मा जी ने जो लिखा वो भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास नाम से 2001 में। तो तुलसीदास पर लिखी गई 3 महत्वपूर्ण रचनाओं के भी हमने यहाँ पे बात की, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा, जिससे एक प्रश्न के बहाने कई प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे आसानी से। दोस्तों, इस तरह के सारे प्रैक्टिस सेट और वन लाइनर क्वेश्चंस और लगभग 30-35 बड़े रचनाकारों पर जो वन लाइनर नोट्स हैं, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी होंगे और आपके लिए सारी परीक्षाओं में रिवीजन, क्विक रिवीजन के लिए बहुत उपयोगी होगा। आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करके PDF या प्रिंट फॉर्म में इसे प्राप्त कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत काम का है, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, कल्याणी।
कल्याणी उपन्यास के लेखक कौन हैं? कल्याणी उपन्यास 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके लेखक कौन हैं? ऑप्शन श्रीलाल शुक्ल, इलाचंद्र जोशी, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार। तो इसका जो सही उत्तर है जैनेन्द्र कुमार। कल्याणी उपन्यास 1939 में जैनेन्द्र जी ने लिखा। और कल्याणी परिणय नाम की भी एक रचना है, आप जानते हैं, 1912 में प्रकाशित हुई, जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। तो यहाँ कल्याणी जिस प्रश्न में जिसकी बात हुई, ये उपन्यास विधा की रचना है, जैनेन्द्र ने लिखा है। और कल्याणी परिणय नाटक विधा की रचना है, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। तो इसे आप इस प्रश्न के साथ याद रखेंगे तो भूलेंगे नहीं। अगला प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत ही नया प्रश्न है, आपने संभवतः नहीं सुना होगा और इसलिए गलतियां हो जाती हैं परीक्षाओं में, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न है जैनेन्द्र कुमार की मौत पर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार की मौत पर ऑप्शन मुक्तिबोध, जैनेन्द्र कुमार, नामवर सिंह, सुदामा पांडे धूमिल। तो आपको आश्चर्य होगा कि जैनेन्द्र कुमार की मौत पर जैनेन्द्र जी ने स्वयं इस विषय पर इस शीर्षक से पुस्तक लिखी है, अपनी ही मौत की बात। इस शीर्षक नामक जो पुस्तक है, जैनेन्द्र ने स्वयं संस्मरणात्मक रूप में इस पुस्तक को लिखा है। तो ये एक संस्मरण पुस्तक है जिसमें उन्होंने अपनी खत्म होती हुई रुचियों, कमजोरियों और प्रवृत्तियों का उद्घाटन किया हुआ है। तो जैनेन्द्र कुमार की मौत पर ऐसा लगेगा कि कोई और लिखा होगा क्योंकि जैनेन्द्र कुमार की मौत पर है, लेकिन जैनेन्द्र जी ने स्वयं ये पुस्तक लिखी हुई है और संस्मरण विधा की है। अगला प्रश्न, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के किस उपन्यास को रैक्व आख्यान भी कहा गया है? आगे हम बात करेंगे कि रैक्व आख्यान क्या है और किस उपन्यास को इनके कहा गया। ऑप्शन अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा। तो बताएं इसका सही उत्तर। इसका जो सही उत्तर होगा अनामदास का पोथा। अनामदास का पोथा उपन्यास को रैक्व आख्यान भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि रैक्व एक महर्षि थे, एक ऋषि थे जिनकी कथा का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में आया है। उसी को आधार बना करके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अनामदास का पोथा नामक उपन्यास लिखा है और इस उपन्यास में लोक सेवा की भावना प्रधान है। औपनिषदिक ज्ञान जो था, उपनिषद के काल का छांदोग्य उपनिषद की बात हमने की, तो छांदोग्य उपनिषद है तो औपनिषदिक जो ज्ञान था उसको लोकोन्मुखी किस तरह से बनाया जा सकता है, समाज सेवा से किस तरह जोड़ा जा सकता है, पूरे उपन्यास का ध्येय यही है कि किसी तरह से औपनिषदिक काल का ज्ञान अप्रासंगिक न रहे, उसे व्यावहारिक रूप देने के लिए कथा के आयोजन से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस उपन्यास की रचना की है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी उपयोगी होगा और काफ़ी रोचक प्रश्न भी आपके सामने आए होंगे और हमने उसी रोचकता से प्रयास किया है कि एक रचना के बहाने कई अन्य रचनाएं जो हम आपके समक्ष लेकर के आए, वो आपके लिए कलेक्टिव एक तैयारी है कि आपको भटकना नहीं पड़ेगा कि इस नाम की रचना हम कहाँ तलाशें। तो हमने उसे एक जगह करके आपके लिए आसान किया हुआ है। अगर आपको ये उपयोगी लगता है वीडियो, हमारे सारे प्रयास अगर आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।